प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य में आज हम रीतिकाल में कला पक्ष का अध्ययन करेंगे। रीतिकाल के प्रमुख प्रवृत्तियों में भाव पक्ष का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम देखते हैं रीतिकाल की भाषा शैली संबंधी विशेषताएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रीति काव्य में भाषा। रीतिकालीन काव्य की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा रही है, जिसमें तत्सम तद्भव एवं बोलचाल के शब्दों का विषय भाव प्रसंग एवं वस्तु वर्णन के अनुसार सार्थक समावेश कवियों ने किया है। लेकिन मूल भाषा ब्रज ही रही है। काव्यांगों का विवेचन, नायक नायिका भेद का निरूपण एवं नायिका के नक्सिक सौंदर्य का वर्णन करते समय आचार्य कवियों की भाषा तद्भव तत्सम शब्दों से युक्त शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा रही है, जिसमें कल्पना शक्ति के कारण थोड़ी क्लिष्टता है, गंभीरता है और है चमत्कारिक अलंकारिकता, बिंबात्मक छंद विधान की मधुरता और आकर्षण शक्ति। देव ने राधा रूपी चंद्रमा एवं चंद्रमा के समान राधा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए लिखा है। फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, उददी दधी को सो अधिकाई उमगे अमंद, बाहर ते भीतर लो बिथि न देखे देव, दूध को सो फेन फैलो आंगन फरस बंद, तारासी तरुणीता में ठाडी झिलमिल होती, मोतिन की ज्योति मिली मलिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आबासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद। अर्थात इसमें चांद है उसको भी राधिका के प्रतिबिंब के समान बताया गया है। पूरा जो वातावरण है उसका ऐसा वर्णन किया गया है कि सब टिक्की शिलाओं से बना यह मंदिर है और इसमें कैसे राधा रूपी नायिका है उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। श्रृंगारिक सौंदर्य एवं प्राकृतिक सौंदर्य को सजाने वाली यह कोमल कांत शब्दावली भूषण के काव्य में वीरता, ओजस्विता, युद्धोन्माद, नाद सौंदर्य से युक्त सामासिक और ओज गुण युक्त हो उठी है। युद्धों का उत्साही वर्णन भाषा में विस्फारण शक्ति भर देता है। जैसे उदाहरण देखिए, साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग भरी, सरजा शिवाजी रंग जीतन चलत है, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत है, ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गगन की ठेल फैल सैल उलसत है, तारा सो तरणी धूरी धारा में लागत जिमी, धारा पर पारा पारावार यूँ हालत है। अर्थात युद्ध के समय प्रस्थान करती हुई सेना का इस प्रकार वर्णन किया गया है कि आसमान में धूली छा गई है और पूरी पृथ्वी ऐसे लग रही है जैसे थाली पे कोई पारे की बूंद पड़ी हुई हो तो अपने आप हिल रही हो। अर्थात पूरी पृथ्वी उसे डगमग करती हुई दिखाई देती है। रीतिमुक्त कवियों की स्वानुभूतियाँ ब्रज भाषा की सहज निर्लंकर प्रभावी वेदना में अभिव्यक्त हुई है। गणानंद की विरह भावना में संसारी अनुभवों से युक्त यथार्थ के निकट है। यथा देखिए, वह मुस्कानी, वह मर्दू बतरानी, वह लड़किली बानी आनी उर में अरती है, आनंद निधान प्राण प्रीत सुजान जुकी सुधी सब भातिन सु बेसुध करती है। अर्थात इसे जो सुजान की याद है वो बेसुध कर देती है, अर्थात सुजान की याद में खो जाते हैं। धीरे धीरे यही ब्रज भाषा गिरिधर, वृंद, रहीम एवं बिहारी के काव्य में कहीं समाज शक्ति की कल्पना से भर जाती है तो कहीं भक्ति नीति में एकदम जनजीवन के आसपास का बाना बना लेती है। बिहारी का नीति निरूपण जनपदीय महक लिए हुए है। अति अगाध अति ओथरो नदी कूप सरुबाई, सो ताको सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाई। अर्थात इसमें जो स्थानीय बोलचाल के शब्दों का प्रयोग ज़्यादा करने के कारण इसमें ब्रज भाषा का प्रभाव थोड़ा कम होता दिखाई दिया है, लेकिन वास्तव में है ये ब्रज भाषा ही। इस प्रकार रीतिकाल की काव्य भाषा ब्रज तो रही, लेकिन कवियों ने अपनी अपनी प्रतिभा द्वारा विषय, भाव, वस्तु एवं प्रसंग के अनुरूप उसका विविध रूपों में कलात्मक एवं प्रभावी प्रयोग किया है। अब हम देखते हैं काव्य रूप और शैली। रीतिकालीन काव्य में काव्य रचना एवं शैली के आधार पर कविता के अनेक रूप देखने को मिलते हैं। रीतिकाल में प्रबंध, मुक्तक, गीति, नाट्य गीति, कवित्व छपे छंद में रचित चरित काव्य और सतसई जैसे काव्य रूपों का वैविध्य मिलता है। यथा प्रबंध काव्य चिंतामणि का कृष्ण चरित, रामायण, गोविंद सिंह का चंडी चरित, कुलपति मिश्र का द्रोण पर्व, श्रीधर का जंगनामा, सुदन का सुदान चरित, पद्माकर का हिम्मत बहादुर गिरदावली। चरित काव्य में भूषण का शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, केशवदास की रामचंद्रिका, देव का कृष्ण चरित। मुक्तक काव्य में गणानंद का सुजान सागर, पद्माकर का गंगा लहरी, जगत विनोद, प्रताप शाही का व्यंग्यार्थ कौमुदी, बिहारी की बिहारी सतसई, कुलपति मिश्र का रस रहसे, नक्सिक, चिंतामणि का कविकुल कल्पत्रु, रसलीन का रस प्रबोध, भिखारीदास का काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय
और रीति कवियों के अधिकांश काव्य इसी श्रेणी में आते हैं। नाटक में जसवंत सिंह का प्रबोध चंद्रोदय नाटक, देव का देवमाया प्रपंच, सोमनाथ का माधव विनोद नाटक। काव्यांग निरूपण, नक्सिक सौंदर्य, श्रृंगार के संयोग वियोग वर्णन, प्रकृति चित्रण एवं राजाओं की प्रशंसा, अत्युक्तिपूर्ण, अलंकारिक, सामासिक, अन्योक्ति, वर्णनात्मक और व्यसनात्मक चरित काव्य शैलियों में की गई है। उदाहरण देखिए, भूषण का वर्णन देखिए जिसमें शिवाजी का वर्णन किया गया है। इंद्र जिमि जंभ पर बाड़व सुअंब पर, रावण सैदंब पर रघुकुल राज है, पौन वारिवाह पर शंभु रतिना है पर, जो सहस्र बाहु पर राम द्विजराज है, दावाद्रुम दंड पर चितामृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, तेजतम अंश पर कानजिमी कंश पर, त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। अर्थात इसमें पूरा वर्णन किया गया है, अनेक उपमानों के द्वारा बताया गया है कि जो शिवाजी हैं वो मलेच्छों के लिए अर्थात मुगलों के लिए कितने भयंकर हैं, वैसा वर्णन किया गया है। केशवदास ने संवाद शैली में अपनी अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया है। उनकी रामचंद्रिका संवाद कौशल का अद्वितीय उदाहरण है। अब हम देखते हैं छंद और अलंकार। रीतिकाल में छंद अलंकारों का भाव, विषय वस्तु एवं चमत्कार प्रदर्शन के लिए प्रयोग ही नहीं किया गया, अपितु वे शैली स्वरूप भी प्रयुक्त हुए हैं। छंद वैविध्य कवि रुचि के अनुसार दृष्टिगत होता है। जैसे बिहारी को दोहा प्रिय रहा, मतिराम ने भी दोहा छंद में सतलई लिखी, वहीं कवित सवैया में रसराज और ललित ललाम लिखे। केशवदास की रामचंद्रिका को तो छंदों का अजायब घर ही कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने उसके छंद वैविध्य एवं चमत्कारपूर्ण पांडित्य प्रदर्शन की तरफ इशारा करते हुए उसे छंदों का अजायब घर तक कह दिया है। प्रताप शाही, देव, चिंतामणि, भिखारीदास, पद्माकर, सेनापति, घनानंद, भूषण, दुल्लय, श्रीपति आदि रीतिबद्ध हो या रीतिमुक्त सभी कवियों ने कवित सवैया में ही काव्य रचना की या आचार्य कर्म किया। गिरिधर कविराय की कुंडलियाँ इस युग में अपनी पृथक पहचान रखती है। इस युग में छंद निरूपक आचार्य कवि भी हुए हैं जिन्होंने केवल छंद विषय लेकर स्वतंत्र ग्रंथों की रचना की, जैसे केशवदास का छंदमाला, भिखारीदास का छंदोर्णव पिंगल, मुरलीधर भूषण का छंदो हृदय प्रकाश, सुखदेव मिश्र का वृत्त विचार, छंद विचार, मतिराम का वृत्त कौमुदी, राम सहाय का वृत्त रंगिणी आदि। इन्होंने प्राकृत, पैंगलम एवं व्रत रत्नाकर नामक संस्कृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का आधार लेकर छंदों का विवेचन किया है। आलंकारिकता एवं अलंकारों का भिन्न भिन्न तरीकों से चमत्कारपूर्ण प्रयोग करते हुए इस युग के कवियों ने भाव, विषय वस्तु एवं प्रसंग में अर्थ गांभीर्य भरा है, वहीं अपने पांडित्य का प्रदर्शन भी किया है। शब्दालंकारों, अर्थालंकारों एवं उभयालंकारों, अनुप्रास एवं अनुप्रास के भेद, यमक, सलेश, पुनरुक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अत्युक्ति, विरोधाभास, विभावना, प्रतीप, तद्गुण, मिलित, अर्थांतरन्यास, व्याज स्तुति आदि के भेद उपभेदों का आकर्षक रूप में सार्थक प्रयोग किया है। कई अलंकार साधन स्वरूप प्रयुक्त हुए तो कई सादे स्वरूप। आचार्य कर्म करने वाले कवि आचार्यों ने अलंकारों को सादे स्वरूप ही अपनाया, वहीं कवि कर्म करने वालों ने अलंकारों को साधन माना। जसवंत सिंह का भाषा भूषण, दुल्लय का कविकुल कंठाभरण, केशव का कवि प्रिया, भूषण का शिवराज भूषण, पद्माकर का पद्माभरण, रसिक सुमति का अलंकार चंद्रोदय, रघुनाथ का रसिक मोहन, रसरूप का तुलसी भूषण, सेवादास का रघुनाथ अलंकार तथा गिरधरदास का भारती भूषण आदि इस युग के अलंकार विवेचन संबंधी प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। उपर्युक्त ग्रंथों का आधार संस्कृत काव्य शास्त्रीय आचार्यों के आचार्यत्व संबंधी ग्रंथ रहे, जैसे जयदेव का चंद्रालोक, अप्पय दीक्षित का कोयलयानंद और भामह का काव्य अलंकार आदि। इन्हीं को आधार मानकर इन कवियों ने अलंकार ग्रंथ लिखे हैं। उपर्युक्त विवेचन के उपरांत कहा जा सकता है कि रीतिकाल काव्य में संस्कृत आचार्यों की भांति काव्यांग निरूपण, श्रृंगारिकता, अलंकारिकता, नक्सिक एवं नायक नायिका भेद वर्णन और निरूपण करने की प्रवृत्ति आचार्य कर्म करने वाले कवियों के कारण मिलती है। वहीं आदिकाल के प्रभाववश वीरता एवं सौंदर्य, भक्तिकाल के प्रभाववश भक्ति एवं नीति जैसी प्रवृत्तियाँ अपनाई गई और काव्य रचना की गई। स्वच्छंद काव्य में प्रेम की गंभीरता निर्बाध प्रवाहित हुई। ब्रज भाषा को साहित्यिक काव्य कर्म हेतु सुनते हुए रीतिकालीन कवियों ने उसे साहित्यिक सौंदर्य की पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया। ब्रज भाषा में सामासिकता, भाव गंभीरता, चित्रात्मक बिंब विधान, सांकेतिकता, लाक्षणिक वैचित्र्य और रसानुकूल शब्द चयन आदि रीतिकालीन कवियों का ही योगदान कहा जाएगा। धन्यवाद।